से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो RS मेंस का पेपर 1 है उसकी यूनिट थर्ड के अंदर पार्ट सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे अपन। जो आपका 20 मार्च 2022 को आयोजित हुआ है RS मेंस एग्जाम, तो उसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पोर्शन यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 2 मार्कर में, प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं दो तकनीकों का उल्लेख कीजिए। ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं दो तकनीकें क्या है? जो प्रवृत्ति विश्लेषण की दो तकनीकें हैं वह प्रवृत्ति प्रतिशत और प्रवृत्ति अनुपात। तो प्रवृत्ति प्रतिशत तो क्या है? यह विधि वित्तीय सूचनाओं को सारणी के रूप में प्रदर्शित करती है। और इसका फॉर्मूला क्या है? प्रवृत्ति प्रतिशत को निकालने का आधार वर्ष की अपेक्षा संबंधित वर्ष की राशि में कमी या वृद्धि होगी, उसको डिवाइड करेंगे आधार वर्ष की राशि से और इंटू 100। और जो प्रवृत्ति अनुपात है आपका, ये चालू वर्ष की राशि अनुपात आधार वर्ष की राशि इंटू 100। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति अनुपात निकाला जाता है। और प्रवृत्ति अनुपात में आधार वर्ष को 100 मानते हुए अन्य वर्षों की राशियों को अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो था फ्रेंड्स आपका प्रवृत्ति विश्लेषण की दो तकनीकों का आंसर। और अब सेकंड क्वेश्चन है, सरकारी अंकेशक का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जो सरकारी अंकेशक होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? 2 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया। सरकारी अंकेशक क्या होता है? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के भीतर केग के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? केग के द्वारा सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेशक की नियुक्ति कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर की जाती है। अब ये केग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और यही सरकारी अंकेशक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निष्पादन बजट का सार्वजनिक महत्व बताइए। यह धन खर्च करने के उद्देश्यों का स्पष्ट करता है। जो धन खर्च करने के उद्देश्य होते हैं उनको स्पष्ट करता है निष्पादन बजट। तो उसका सार्वजनिक महत्व अपन यहाँ बता रहे हैं। यह प्रणाली बजट निर्माण में भी आसान है और यह बजटिंग विधायिका की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करती है, क्योंकि विधायिका के सदस्यों के लिए इसे समझना आसान होता है। यह लेखा परीक्षा को अधिक सक्षम और आसान बनाती है। यह प्रणाली उद्देश्य द्वारा प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मार्कर में क्वेश्चन आया। तो उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। जो उत्तरदायित्व लेखांकन है उसके केंद्रों के नाम लिखिए। तो उत्तरदायित्व लेखांकन के जो केंद्र है वे 3 केंद्र है, लागत केंद्र, निवेश केंद्र और लाभ केंद्र। किसी भी संस्था के उत्तरदायित्व लेखांकन में 3 केंद्र होते हैं। अब वे कौन कौन से केंद्र होते हैं? लागत केंद्र होता है, निवेश केंद्र होता है और लाभ केंद्र होता है। अब इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि ये संस्था है, संस्था में लागत केंद्र, फिर एरो का निशान, और फिर लाभ केंद्र, और फिर निवेश केंद्र, और फिर संस्था। तो इसको सर्कुलर आप ऐसी साइकिल के अंदर भी इसको बना सकते हैं। तो ये है उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम। जो उत्तरदायित्व लेखांकन है उसमें केंद्रों के नाम। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम में पूछा गया, मिश्रित जनरल प्रविष्टियां क्या है? इसका आंसर होगा मिश्रित जनरल प्रविष्टियां। जब 2 या 2 से अधिक लेन देन एक ही प्रकृति के होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लेन देन एक ही प्रकृति के हो और तथा एक ही तिथि पर होते हैं, एक ही प्रकृति सेम डेट पे हो और उन्हें अलग अलग लिखने के स्थान पर एक ही प्रविष्टि में लिख दिया जाता है। कि जब उनकी प्रकृति अलग अलग नहीं हो और सेम डेट हो तो अलग अलग लिखने की बजाय एक ही जगह पे प्रविष्ट कर दिया जाए, एक ही जगह पर एंट्री कर दी जाए, तो इस प्रकार के लेखे को मिश्रित जनरल प्रविष्टि कहते हैं। अब आपके जो है जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 5-5 नंबर के, तो 50 वर्ड के अंदर इनका आंसर देना होता है। ये 5 मार्क्स में पर्सन पूछे जाते हैं और ये 2 पर्सन आते हैं। टोटल ये आपकी जो यूनिट है 20 मार्क्स की है। तो इसमें पर्सन 1, भारत में सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों हेतु शून्य आधारित बजट प्रणाली क्यों अपनाएगी? तो भारत में सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रम इनके द्वारा शून्य आधारित निष्पादन बजट प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन ये शून्य आधारित बजट प्रणाली अभी अपनाने लग गए हैं। ये क्यों अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, एक तो कारण है कि निष्पादन बजट है उसका प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण शून्य बजट का उपयोग किया गया है। और ये शून्य बजट
एक ऐसा बजट है कि पूर्व में किए गए समस्त व्यवहारों को शून्य मानते हुए नए सिरे से भावी व्यवहारों के लिए बनाया जाता है, जबकि निष्पादन बजट में ऐसा नहीं होता है। यह बजट व्यय खर्चों पर नियंत्रण करने का एक उपयुक्त माध्यम माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के बजट में संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को संसाधनों की औचित्यता भी सिद्ध करनी पड़ती है कि उन्हें यह खर्च क्यों दिया जाए है और यह खर्च कहाँ खर्च किया जाएगा ये पैसा। तत्पश्चात प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन उन्हें किया जाता है। और निष्पादन बजट का प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण शून्य बजट उपयोगी हुआ है और संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु शून्य आधारित बजट प्रणाली सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में अपनाई गई है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, दोहरा लेखा प्रणाली एवं इकारा लेखा प्रणाली में अंतर बताइए एवं उदाहरण भी दीजिए। तो इकारा लेखा प्रणाली क्या है और दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो इकारा लेखा प्रणाली में एक ही खाता प्रभावित होता है, जबकि दोहरा लेखा एंट्री होती है, आपकी प्रणाली होती है, उसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं। इकारा लेखा प्रणाली में परंपरागत लेखा पद्धति है, जबकि एक साइंटिफिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। इकारा लेखा प्रणाली कम खर्चीली और छोटे व्यवसायों के लिए उपयोग की जाती है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली एक अधिक खर्चीली है एंड जटिल है और यह बड़ी कंपनियों के लिए यूज की जाती है दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली की तरह ही खाता पुस्तकें व्यवस्थित नहीं की जाती है। अब दोहरा लेखा प्रणाली में क्या व्यवस्थित किया जाता है, इसमें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न खाता पुस्तकें व्यवस्थित की जाती है। चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार की खाता पुस्तकें होती है वे व्यवस्थित की जाती है, जबकि इकारा लेखा प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इकारा लेखा प्रणाली कम विस्तृत होती है और संकीर्ण प्रणाली है एक प्रकार की, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली व्यापक है और सार्वभौमिक लेखा प्रणाली है। इकारा लेखा प्रणाली में केवल पर्सनल अकाउंट पर ही ध्यान दिया जाता है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में पर्सनल अकाउंट के साथ साथ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट पर भी ध्यान दिया जाता है। और लेखांकन समीकरण क्या है दोहरा लेखा प्रणाली का? लेखांकन समीकरण है संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व है। तो ये आपका दोहरा लेखा प्रणाली का एक समीकरण है, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व है। अब इसमें आप यूँ भी निकाल सकते हैं कि पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व है एंड दायित्व बराबर संपत्तियां माइनस पूंजी। और जो एग्जाम्पल है वो एक इस प्रकार से समझ सकते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का। राम के खाते से 10,000 रुपये प्राप्त हुए। अब राम के खाते से किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये प्राप्त हुए किसी को, तो आप इसको यूँ करेंगे कि जो पाने वाला होता है वह तो उसके खाते से तो डेबिट किया जाता है और जो देने वाला है उसके खाते से क्रेडिट किया जाता है। पाने वाले के खाते से डेबिट और देने वाले के खाते से क्रेडिट। तो रोकड़ खाता होगा वह तो पाने वाला होगा कि जिस खाते में जमा हुए हैं वह पाने वाला हुआ हो, तो वहाँ तो डेबिट होगा उस अकाउंट में, और जो राम का खाता है वहाँ से पैसे निकले हैं अर्थात राम देने वाला है तो यहाँ क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल है कि राम के खाते से 10,000 राम के खाते से व्यवसाय में 10,000 रुपये प्राप्त हुए तो रोकड़ खाते में जमा होंगे, तो वहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा और राम के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका RS मेंस जो पेपर 3 है उसका पार्ट पेपर 3 सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 की यूनिट 3 के अंदर आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से संबंधित पार्ट था उसका सॉल्यूशंस। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बचे हुए पार्ट है उनका सॉल्यूशन इसी चैनल पर करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर इट।